साथियों, मैं शुभम त्रिपाठी आज आपके सामने फिर से हाजिर हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एडू भारत। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोगों ने यूपीपीसीएस, आरओ और बीपीएससी के लिए एक रिवीजन सीरीज चलाई थी। इस सीरीज के तहत हमने आपको प्रॉमिस किया था कि हम लगभग 14 से 15 दिन के अंदर आपका पूरा सिलेबस तथा करंट अफेयर रिवाइज करा देंगे। और उसी कड़ी में हमने पॉलिटी पूरी रिवाइज करा दी है घटना चक्र से। हमने करंट अफेयर का वीडियो स्टार्ट किया है और ये करंट अफेयर की ही अगली सीरीज है। करंट अफेयर में नेशनल और इंटरनेशनल कंप्लीट हो चुका है। और अगर आज जो हमारा वीडियो है ये है इकोनॉमिक पोर्शन का। आप सभी लोग जानते हैं ये ऐसा पोर्शन है जो करंट अफेयर में सबसे ज़्यादा टफ होता है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं इसमें लोगों को। और यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा रहती हैं इन तीनों पेपर में। इन तीनों पेपर के अलावा अगर आप किसी भी आयोग का एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी पेपर अगर आप दे रहे हैं, किसी भी स्टेट का पीसीएस दे रहे हैं, हर जगह करंट अफेयर का जहां भी वेटेज है वहां पे ये क्लास आपके लिए काम आएगी पूरी तरह से। इस वीडियो के लिए जो हमारा सोर्स है वो है ई दृष्टि, जिसको आप लोग जानते हैं मार्केट में ये बहुत ज़्यादा फेमस है इन तीनों एग्ज़ाम्स के लिए और वेरियस जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए। करंट अफेयर का एकदम ये वन सोर्स है जो सबके लिए यूज़फुल है। तो ये जो हमारा वीडियो है इकोनॉमिक पोर्शन का वीडियो रहेगा। और आप देख रहे हैं जैसे कि करंट अफेयर है, इसका 30 से 35 क्वेश्चन का वेटेज होता है हम लोगों के एग्ज़ाम में। वो ये तीनों एग्ज़ाम की मैं बात कर रहा हूँ। अब इस 30 से 35 क्वेश्चन में अगर आप नेशनल की बात करेंगे तो लगभग 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है। इंटरनेशनल की बात करेंगे तो 4 से 5 क्वेश्चन लगभग यहाँ से आ जाता है। अगर हम इकोनॉमिक पोर्शन की बात करेंगे तो यहाँ से क्वेश्चंस की संख्या ज़्यादा होती है। ये होती है लगभग 8 से 9 क्वेश्चन, क्योंकि इसी 8 से 9 क्वेश्चन में लगभग 4 से 5 क्वेश्चन तो इकोनॉमिक के बजट, ठीक है, और प्लस जो हम लोगों का इकोनॉमिक सर्वे होता है उससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, बाकी 4 से 5 क्वेश्चन जो रहते हैं वो अलग अलग सेगमेंट से आते हैं। तो हम लोग जो ये इकोनॉमिक्स का पोर्शन है जो आप सबके लिए सबसे ज़्यादा टफ होता है उसको कंप्लीट करने जा रहे हैं। उसका कंप्लीट रिवीजन है एक शॉर्ट नोट्स के जरिए। ये शॉर्ट नोट जो है वो पूरी तरह से ई दृष्टि जो आपकी मार्केट में है उसी पर बेस्ड है। हमने इसमें सिर्फ वही चीज़ें ऐड की हैं जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, जहां से क्वेश्चन आए हैं। ये क्वेश्चन हमको कैसे पता है कि आए हैं, इसके लिए हमने एनालाइज किए हुए हैं पीवाईक्यूज़, ठीक है, बहुत सारी कोचिंग्स के टेस्ट पेपर्स, और जैसे जैसे हमारा जो अनुभव है कैसे कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो इसमें शामिल है। अगर आप देख रहे हैं ये वीडियो तो आप समझेंगे, यदि आपने कोई भी पेपर पुराने देखे हुए हैं या फिर कोई भी आपने टेस्ट सीरीज़ लगाई हुई है तो आप समझ जाएंगे कि हाँ जो हमने आपको मटेरियल दिया हुआ है ये यूजफुल है या नहीं है। तो आप देखिए, हम लोग चालू करते हैं अपना वीडियो। और ये है हमारा शुरुआत हो गई है आर्थिक परिदृश्य की। ठीक है, आर्थिक परिदृश्य में जो आज हमारा पहला सेगमेंट है इसमें सुभद्रा योजना है। अब आप देखेंगे ये योजना जो है ये किस राज्य में चालू की गई है, तो उड़ीसा में चालू की गई है। ठीक है, अब उड़ीसा में सुभद्रा योजना आप कैसे याद रखेंगे, तो अगर आपको याद हो जगन्नाथ मंदिर जो है ये पुरी में है, और ये एक ऐसा मंदिर है जहां पे कृष्ण प्लस बलराम प्लस सुभद्रा तीनों की मूर्ति लगाई गई है। अगर आप कहीं भी देखेंगे किसी भी फेमस मंदिर में वहाँ पे ज़्यादातर मूर्ति या तो आपकी कृष्ण भगवान की मिलेगी या तो राधा कृष्ण मिलेगी, लेकिन ये एक ऐसी जगह है जहाँ कृष्ण, बलराम और सुभद्रा तीनों की मूर्ति मिलती है। और यहाँ पर सुभद्रा जी की पूजा भी बहुत होती है। सुभद्रा जो है ये कृष्ण जी की बहन थी। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में है और उड़ीसा में ही सुभद्रा योजना चालू की गई है सुभद्रा जी के सम्मान में। अब ये सुभद्रा योजना किन के लिए यूजफुल है, तो आप देखेंगे 21 साल से 60 वर्ष की जो महिलाएं हैं, जो सभी पात्र महिलाएं हैं, इन सभी पात्र महिलाओं को 5 वर्ष की अवधि में 50,000 रुपये दिए जाएंगे। यानी कि ये जो 50,000 की ये राशि है ये 5 सालों में दी जाएगी, ना कि एक साल में एक बार में। ठीक है, अब ये 5 साल में कैसे दी जाएगी, तो हर साल 10-10 हज़ार रुपये दिया जाएगा। ठीक है, अब ये 10,000 रुपये भी जो है ये भी 2 किस्तों में दिया जाएगा। पहली किस्त में 5 के और दूसरी किस्त में 5 के। पहली किस्त कब दी जाएगी, तो ये आपकी दी जाएगी वुमेंस डे पर, और दूसरी किस्त जो दी जाएगी ये राखी दिवस पर। ठीक है, राखी जो त्यौहार होता है रक्षाबंधन वाला, तो आप इस तरह से याद रखिएगा।
इस क्वेश्चन में याद करने वाली चीज़ें दो हैं। पहली तो ये आपकी पीएम और उड़ीसा सरकार, पीएम द्वारा उद्घाटन किया गया है, फिर भी ये उड़ीसा सरकार की योजना है। कई बार आप इस तरह से कंफ्यूज हो जाते हैं कि यदि उड़ीसा सरकार की योजना है तो वहाँ के सीएम ने इसका उद्घाटन किया होगा, कथन ऐसा बना देगा, तो आप वहाँ मत फंसिएगा। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। अब यहाँ पर पात्रता कितनी है, तो आप देखेंगे पात्रता के लिए महिलाओं की आयु 21 से 60 के बीच होनी चाहिए, ठीक है। अब ये कितना पैसा दिया जाएगा, धन राशि जो है वो याद रखिएगा कि 5 साल में 10 के, ठीक है, यानी कि टोटल आपका 50,000, ठीक। तो आप ये याद रखिएगा, 1 साल में 10,000 है, 5 साल में 50,000 है। अब अगली योजना जो है हमारी ये है केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली। अब केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली जो है इसको सेंट्रल पेंशन पेमेंट स्कीम बोला जाता है, और ये जब चालू कब से होगी, तो ये 1 जनवरी 2025 से चालू की जाएगी। तो आप ये याद रखिएगा, ये तारीख आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि सीपीपीएस कब से स्टार्ट होगी, तो 1 जनवरी 2025 से स्टार्ट होगी। ये भी स्टार्ट नहीं हुई है। ईपीएफओ में ये ईपीएफओ द्वारा चालू की जाएगी, ठीक है। आईटी आधुनिक प्रोजेक्ट जो है CITES 2.10 के हिस्से के रूप में इसको संचालित किया जाएगा। तो इस योजना में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेगमेंट सिर्फ आपका इतना सा है कि ये चालू कब की जाएगी, यहीं से बनाएगा क्वेश्चन। दूसरा, अगर बनाने की कहीं संभावना है कि इसको चालू किसने किया, तो आप ये याद रखिएगा कि ईपीएफओ द्वारा इसका कार्यान्वयन किया जाएगा, ठीक। अब देखिए अगली योजना जो है ये पीएम स्वनिधि योजना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पीएम स्वनिधि का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, यानी कि ये जो सड़कों पर रेहड़ी पटरी वाले होते हैं उनके लिए ये योजना है। और इस योजना को चालू किसने किया है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो आप ये याद रखेंगे, ये चालू किया गया आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको नहीं भूलना है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म भी कई बार पूछ देता है, या फिर ऐसे पूछ देगा कि ये किसके लिए चालू की गई है पीएम स्वनिधि, तो इसमें आपके लिए युवा दे सकता है, महिलाएं दे सकता है, बेरोजगार दे सकता है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि सड़क किनारे जो रेहड़ी पटरी लगाते हैं उनके लिए है, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, ठीक। और ये योजना चालू कब की गई, तो ये आपको डेट याद होनी चाहिए, 1 जून 2020। मैं ये डेट की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अगर इस योजना का उल्लेख हुआ है तो आप अगर यूपीपीसीएस, आरओ या बीपीएससी का किसी का भी पेपर उठा के देखेंगे, हर साल ये ट्रेंड रहा है कि हर बार वो कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन योजनाओं से बनाते हैं। तो आप योजनाओं की डेट से, मतलब 4 योजनाएं दे देंगे, फिर वो आपको क्रोनोलॉजी में मिलाने को बोलेंगे कि बताइए कौन सी कब चालू की गई है, तो आपको डेट याद होना इंपॉर्टेंट है। तो आप ये याद रखिएगा 1 जून 2020। अब देखिए आयुष जो हम लोगों का चालू किया गया है उसके ऊपर एक सर्वेक्षण आया है, और ये सर्वेक्षण किसने निकाला है, तो ये NSSO ने निकाला है, ठीक है, राष्ट्रीय सांख्यिकी जो कार्यालय है हमारा उसके द्वारा। और ये पहला विशेष अखिल भारतीय सर्वेक्षण जारी किया गया है, ठीक है। तो ये पहली बार हुआ है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। फिर आप देखेंगे इसमें अंडमान निकोबार के कुछ दुर्गम गांवों को छोड़कर पूरा देश शामिल है। तो अगर स्टेटमेंट ऐसा बना दिया जाए कि इसमें पूरा देश शामिल किया गया है, तो वो स्टेटमेंट गलत होगा, क्योंकि इसमें अंडमान निकोबार का कुछ एरिया छोड़ा गया है। अब आप देखेंगे कि इस योजना में ऐसा मतलब इस रिपोर्ट में, सर्वेक्षण में जो आया है कि अरुणाचल प्रदेश जो है यहाँ पर 77%, बाकी अगर अरुणाचल प्रदेश के 77% को छोड़ दिया जाए तो सभी राज्यों तथा यूटीज में आयुष जागरूकता जो है वो 79 to 99% है, सॉरी 87 to 99% है। यानी कि सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में 77% है, बाकी सभी राज्यों और यूटीज में 87 से 99% के बीच में आयुष जागरूकता है। ये ग्रामीण जागरूकता की बात हो रही है, ठीक है, ये ग्रामीण की बात हो रही है। अब अगर यहीं पे हम शहरी की बात करें, जबकि शहरी भारत में सभी यूटीज में, राज्यों तथा सभी यूटीज में 86% से ज़्यादा आयुष जागरूकता है। अब आप देखेंगे पिछले 1 साल में सबसे ज़्यादा आयुष का प्रयोग करने वाला राज्य कौन सा है, तो हिमाचल प्रदेश है। आप ये याद रखिएगा, ठीक है, कि सबसे ज़्यादा आयुष योजना का प्रयोग कहाँ किया गया है, तो ये हिमाचल प्रदेश में किया गया है, और सबसे कम कहाँ किया गया है, तो ये गोवा में किया गया है। तो आपको ये दोनों स्टेट याद होने चाहिए। गोवा आप जानते हैं ये बहुत ज़्यादा डेवलप्ड स्टेट है, ठीक है, यहाँ का पर कैपिटा इनकम बहुत हाई है, इसलिए यहाँ पे आयुष योजना का इस्तेमाल कम किया गया है। और अगर आप वहीं हिमाचल प्रदेश देखेंगे, हिमाचल प्रदेश जो है ये भारत का लीस्ट शहरीकृत राज्य है, मतलब यहाँ पे सबसे कम शहरीकरण हुआ, ग्रामीण आबादी यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे आयुष योजना का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा हुआ है, ठीक। अब हम देखते हैं राष्ट्रीय आय से जो ये अनंतिम अनुमान निकाले गए हैं 2023-24 के, जारी किसने किया है, तो ये NSO ने जारी किया है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ठीक। अब ये रिपोर्ट, ये जो अनंतिम अनुमान है ये कह क्या रहे हैं, तो आप देखेंगे इस रिपोर्ट में रियल GDP जो है
ये रियल जीडीपी जो है 23-24 के लिए इसकी ग्रोथ रेट बताई गई है 8.2%। आप ये डाटा याद रखेंगे। लेकिन 2022-23 में क्या थी, ये 7% थी। ठीक है, अब जीवीए क्या है, जीवीए होता है ग्रॉस वैल्यू एडिशन, और ये 2023-24 में कितना रहा है, तो ये 7.2% रहा है, सीधे 1% कम। ठीक है, अब आप देखेंगे 2022-23 में कितना था, तो ये 6.7% था। अब आप देखेंगे नॉमिनल जीडीपी, ठीक, ये 9.6% रही है 23-24 में। और अगर आप वहीं देखेंगे अगर हम देखें 2022-23 में, तो ये 14.2% की रेट से ग्रोथ की थी। तो आप ये डाटा याद रखिएगा। ठीक है, अब रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी क्या होती है, तो रियल जीडीपी जो होती है ये आपकी कैलकुलेट की जाती है आधार वर्ष के आधार पे। ठीक है, आधार वर्ष आपका क्या है, तो 2011-12। ठीक, ये याद रखिएगा। इस मूल्यों के आधार पर, इस साल के मूल्यों के आधार पर जो आपकी वृद्धि होगी वो जीडीपी में काउंट किया जाएगा, वो आपकी रियल जीडीपी ग्रोथ रेट होगी। ठीक, और नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट जो होती है वो करंट ईयर के प्राइस पे होती है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगली योजना पर, इसका नाम है उन्नति योजना। अब उन्नति योजना का फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म से बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, तो आप हर एक का फुल फॉर्म मेक श्योर करिएगा कि आपको याद रहे। उन्नति का फुल फॉर्म है उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियल स्कीम 2024। ठीक है, अब इसका अगर आप देखें हिंदी में नाम, तो उत्तर पूर्व परिवर्तनकारी औद्योगिकरण परियोजना 2024 है। ये चालू कब की गई है, तो इसकी डेट याद रखिएगा, 9 मार्च 2024। ठीक है, ये 10 साल के लिए चालू की गई है तो ये चालू रहेगी 8 मार्च 2034 तक। तो उन्नति का टाइम पीरियड जरूर पूछ सकता है कि कितने साल के लिए है, तो ये 10 साल के लिए, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कथन बना देगा यहीं से। क्योंकि बहुत सारी योजनाएं जो होती हैं वो ज़्यादातर 5 साल के लिए चालू की जाती हैं, कुछ 4 साल के लिए चालू की जाती हैं, कुछ ऐसा होता है कि वो सिर्फ अगले जो वित्त आयोग होता है उस तक के लिए चालू की जाती है। तो हमारा बहुत सारी योजनाएं हैं जो केवल जो हम लोगों का वित्त आयोग अभी चल रहा है 15वां वित्त आयोग, यानी कि जो 2026 में ख़त्म होगा, सिर्फ वहाँ तक के लिए चालू की जाती हैं। तो आप ये देखिए, ये 10 साल के लिए चालू की गई, इसलिए आप इसको भूलिएगा नहीं। उन्नति योजना 10 साल। अब ये पूर्वोत्तर विकास निगम लिमिटेड जो है ये इसकी नोडल एजेंसी होगी। तो जब भी ये क्वेश्चन अगर कथन बना के पूछेगा तो वो ये नोडल एजेंसी जरूर देगा। तो आप एक बार ध्यान दीजिएगा कि उत्तर पूर्व की योजना है तो इसके लिए नोडल एजेंसी क्या होगी, पूर्वोत्तर विकास वित्तीय निगम लिमिटेड। अब देखिए अगली योजना जो है ये है WEIDE। ठीक, इसको चालू किसने किया है, तो इसको चालू किया गया है WTO द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र द्वारा निर्मित। ठीक है, और इसके द्वारा ये जो निधि है यानी कि ये एक तरह का फंड है, और इस फंड को बनाया कितने का गया, तो $50 मिलियन का। तो आप ये याद रखिएगा WEIDE फंड जो है ये कितने का है, तो ये $50 मिलियन का है। इसका फुल फॉर्म क्या है, तो आप देख रहे हैं वुमेन एक्सपोर्टर्स इन डिजिटल इकोनॉमी फंड, इसका पूरा नाम है। इसको चालू किया है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर द्वारा। तो आप ये दोनों संस्थाओं का नाम याद रखिए। ये फंड का वैल्यूएशन कितना है, तो ये फंड है आपका $50 मिलियन का। और उसके बाद आप देखेंगे इसमें जो पहला दाता है वो है UAE, और UAE ने कितना कंट्रीब्यूशन किया है, तो $5 मिलियन का कंट्रीब्यूशन किया है। तो ये याद रखिएगा आप। ठीक, तो वुमेन एक्सपोर्टर्स इन डिजिटल इकोनॉमी फंड ये आपका फंड है, और इसको निर्मित किया है 2 एजेंसीज ने, WTO और इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर द्वारा। 50 मिलियन का, पहला दाता आपका 5 मिलियन UAE। अब आप देखेंगे अगली इन्फॉर्मेशन है हमारी, भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र में 100% तक FDI की अनुमति मिल गई। FDI क्या होता है, ये होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो अब विदेशी जो कंपनियां हैं या फिर विदेशी जो संस्थान हैं वो भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में 100% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। भारत क्या करता है, अपने अलग अलग क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट का एक दायरा सेट रखता है, जिससे कि स्वामित्व वाला जो कारण है वो विदेशी कंपनियों के पास ज़्यादा स्वामित्व ना जाए। क्योंकि अगर किसी कंपनी के पास किसी कंपनी के 50% से ज़्यादा शेयर है तो वो कंपनी का स्वामित्व दूसरी कंपनी के पास चला जाता है। तो भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र के कुछ चीज़ों में ये 100% तक कर दिया है FDI इन्वेस्टमेंट। तो आप ये याद रखेंगे। अब हमारी बात आती है 16वें वित्त आयोग की। 16वां वित्त आयोग जो है ये 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक के लिए होगा, 5 साल का होता है, ये आप जानते हैं। इसकी रिपोर्ट कब आएगी, तो इस आयोग की 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट 31 अक्टूबर 2025 तक सबमिट कर दी जाएगी। अब आप देखेंगे कि इस आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया जी। ठीक है, और सचिव जो है ये ऋत्विक रंजन पांडे हैं।
तो आप अरविंद पनगड़िया जी का नाम जरूर याद रखिएगा। बहुत ज़्यादा चांसेस है ये क्वेश्चन नियुक्ति में पूछने के लिए पूछ सकता है, स्टेटमेंट बेस्ड आयोग के रूप में पूछ सकता है, तो ये आप जरूर याद रखिएगा। साथ में आप सचिव जी का भी नाम याद रख सकते हैं। दूसरी बात, आप ये पूर्णकालिक सदस्य और जो अंशकालिक सदस्य हैं, अंशकालिक सदस्य हैं सौम्यकांति घोष, आप एक बार इनका नाम जरूर पढ़िएगा। और उसके बाद ये 3 जो परमानेंट मेंबर्स हैं इनके भी नाम आप एक बार जरूर गो थ्रू हो जाइएगा, क्योंकि पूछ सकता है स्टेटमेंट में कि हाँ इनमें से कौन कौन से हैं जो पूर्णकालिक सदस्य हैं। तो आप याद रखें, अजय नारायण झा, एनी जॉर्ज मैथ्यू और मनोज पांडा। पता चला क्वेश्चन में दिया कि 16वां वित्त आयोग है, इनमें से कौन से सदस्य पूर्णकालिक हैं। ठीक है, अब आपको ये चारों ऑप्शन दे देगा कौन से इनमें पूर्णकालिक हैं। तो आपको याद होना चाहिए कि जो सौम्यकांति घोष जी हैं ये अंशकालिक है, बाकी 3 जो है वो पूर्णकालिक हैं। अब देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था की एक समीक्षा पेश की गई है। किसके द्वारा पेश की गई है? तो इसको पेश किया है वित्त मंत्रालय का आर्थिक कार्य विभाग ने। अब देखिए इसने बताया क्या है, तो इस आर्थिक कार्य विभाग के अनुसार लगातार 4 वर्षों से 7% से ज़्यादा की वृद्धि दर दर्ज की है भारत की जीडीपी ने कोविड के बाद। ठीक, अगला स्टेटमेंट क्या दिया है इसने कि पिछले 10 सालों से टॉप 10 से टॉप 5 इकोनॉमी में शामिल हो गया है भारत। फिर अगला स्टेटमेंट ये है कि 67 वर्षों में 74 हवाई अड्डे बने थे और इन 9 सालों में उसके 2 गुने हो गए हैं। उच्च शिक्षा का नामांकन अगर आप देखेंगे तो पहले 3.5 करोड़ था 2014 तक, और फिर अगर 2024 आप देखते हैं तो ये 4.1 CR हो गया है। अगर स्टार्टअप्स की संख्या आप देखें तो 2014 में जहां केवल 452 थी, तो 2023 में ये संख्या 98,000 बढ़ गई है, जो कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ किया है। तो आप ये स्टार्टअप वाला पॉइंट याद रख सकते हैं, आप ये इकॉनमी वाला पॉइंट याद रख सकते हैं, और आप ये कोविड वाला पॉइंट याद रख सकते हैं। कोविड वाला पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसमें वो कथन के साथ आपके साथ खेल सकता है कि कोविड के बाद लगातार 4 वर्षों से 7% की वृद्धि दर्ज की गई है, या 7 से कम प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, या फिर वो लिख सकता है स्टेटमेंट कि 8% की वृद्धि दर्ज की गई है, क्योंकि आप अगर देखेंगे तो पिछले साल की जो ग्रोथ रेट थी वो 8.2 थी। ठीक है, तो आप फंसिएगा नहीं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा इन स्टेटमेंट्स में, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन में आपको फंसा सकता है। अब आप देखेंगे जीवीए सेवा क्षेत्र जो था वो 2014 में 51.1% था, और जो वर्तमान है ये 54.6% है। ये इंपॉर्टेंट इतना है नहीं, पूछने के चांसेस हैं नहीं, लेकिन जहाँ जहाँ चांसेस है वो मैंने आपको बताया है। अब देखिए, आवधिक श्रम बल पर एक सर्वेक्षण पेश किया है किसने? तो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, इसको बोलते हैं NSSO। ठीक, अब इसने दिया LFPR। ये क्या होता है? ये होता है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। ठीक है, तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है ये इस साल है 60.1% का। ठीक है, अब अगर मेल की बात करेंगे तो ये है 78.8%, और फीमेल की बात अगर आप करेंगे तो ये है 41.7%। तो आप अगर मेल फीमेल दोनों अलग अलग ना याद रहे तो कम से कम ये वाला तो याद ही रखना है कि LFPR इस साल कितना है। तो इस साल LFPR है आपका 60.1%। अब LFPR निकालते कैसे? वो एक इकोनॉमिक टर्म है, उसमें क्या होता है कि हाँ जो आपकी पॉपुलेशन है उसमें से कितनी पॉपुलेशन है जो वर्किंग पॉपुलेशन है, और उसमें से वर्क करने के लिए वो इच्छुक है, उसको आप LFPR में आप काउंट करेंगे। ठीक है, WPR जो होता है ये वर्कर परसेंटेज रेट होता है, ये जो है आपका ये 58% है। ठीक है, यहाँ पे भी मेल फीमेल दोनों अलग अलग दिया गया है। अब देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं कम है, स्टेटमेंट बनने की संभावनाएं कम है, ये बनेगा तो LFPR से बनेगा। लेकिन यहाँ पे ये आप जब देखेंगे बेरोजगारी वाला जो डाटा दिया गया है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, क्योंकि आप देखेंगे हमारे जितने भी एग्जाम है, PCS हो या RO हो या BPSC हो या फिर कोई भी अगर एग्जाम है, तो वहाँ पे बेरोजगारी एक बड़ा टॉपिक है। ठीक है, बेरोजगारी हमेशा खबरों में भी रहता है, तो यहाँ से इसके रेट से क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो आप देखेंगे देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी कहाँ है? तो गोवा में है 8.5%। और मैंने आपको बताया था कि गोवा जो है वो एक डेवलप्ड स्टेट है, गोवा का जो पर कैपिटा इनकम है वो हमारे देश में सबसे ज़्यादा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे बेरोजगारी रेट 8.5% है। और यदि आप न्यूनतम बेरोजगारी की बात करें तो न्यूनतम बेरोजगारी है मध्य प्रदेश में मात्र 0.9%। ये NSSO का डाटा है, कितना सही है कितना गलत है मुझे नहीं पता, आप बस इसको रट लीजिए कि सबसे कम बेरोजगारी कहाँ है तो मध्य प्रदेश में, सबसे ज़्यादा कहाँ है तो गोवा में। और अगर बिहार की बात करें तो बिहार में 3% है, और उत्तर प्रदेश में भी बेरोजगारी 3% है। तो आप ये डेटा याद रख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी कितनी है, तो 3% है, ज़्यादा नहीं है। अब आप देखेंगे
ये NABFID, अभी ये एक टर्म आया है। अब ये टर्म है क्या, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो आप देख लें। इसका फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, ठीक है। अब इसको एक सार्वजनिक वित्तीय संस्थान घोषित कर दिया गया है, सार्वजनिक वित्तीय संस्थान के रूप में अधिसूचित किया गया है। और आप देखेंगे NABFID जो है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 2021 में हुई थी। एक्ट क्या था, तो NABFID एक्ट 2021 से ही 2021 में इसकी स्थापना हुई थी। और जो स्टेटमेंट बनेगा वो ये बनेगा कि इसको सार्वजनिक वित्तीय संस्थान घोषित कर दिया गया है, ठीक है। अब आप देखेंगे फेस का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट, ठीक है। तो ये जो आपका कंज्यूमर है, उपभोक्ता है, उसके एम्पावरमेंट के लिए एक एसोसिएशन है। इसको चालू किसने किया है, तो RBI द्वारा इसको चालू किया गया है। फिनटेक क्षेत्र में स्वनियामक संगठन का इसको दर्जा प्रदान किया गया है, ठीक है। अब आप देखिएगा मौद्रिक नीति वक्तव्य जो है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहती हैं। इसको जारी कौन करता है, तो MPC जारी करता है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ये बनाता कौन है, तो ये बनाता है आपका RBI, ठीक है। अब देखिए ये जो रेट्स हैं इनको आपको रटना है, ये आपको याद होने चाहिए। ये यहाँ पे 7 रेट मैंने लिखे हुए हैं, ये 7 के 7 तो इम्पॉर्टेंट, कोई भी ऐसा नहीं है जिसको आप मिस कर सकते हैं। रेपो रेट RR जिसको बोलते हैं, ये 6.5% है। और ये लेटेस्ट डाटा है, अगस्त 2024 का है, ठीक है। उसके बाद से कोई MPC की रिपोर्ट नहीं आई है जिसमें आपको ये पता चले कि बढ़ा कि घटा। फिर उसके बाद देखिए SDFR जो है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट 6.25%, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद MSF है, ये मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है, ये 6.75% है, सबसे ज़्यादा, ठीक है। बैंक रेट क्या है, ये 6.75% है, सबसे ज़्यादा। तो ये दोनों सबसे ज़्यादा हैं। उसके बाद रेपो रेट ये आपका क्या है, ये है आपका 6.5%। और आपका जो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट है वो 6.25%, ठीक है। अब आप देखेंगे CRR, ये होता है कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। ये आपका 4% होता है, 4.5% होता है। SLR जो होता है ये 18% होता है। और GDP ग्रोथ रेट जो है RBI या फिर MPC के अकॉर्डिंग वो 7.2% की रही है, ठीक है। अब आप देखेंगे CRR और SLR क्या होता है, ये RBI द्वारा डिसाइड किए गए ऐसे रेट्स होते हैं जो बैंक को मेंटेन करना होता है। CRR का मतलब ये है कि बैंक जो है 4.5% का कैश रिजर्व रेशियो रखेगा RBI के पास, ताकि यदि बैंक कभी बैंकरप्ट हो जाता है तो RBI उसकी भरपाई कर सके। तो ये 4.5% जो है CRR कैश रिजर्व रेशियो, ये बैंक्स को RBI के पास रखना होता है। और ये जो SLR है, ठीक है, ये 18% है। अब SLR जो है ये 18% क्या है, बैंक के पास जो टोटल डिपॉजिट्स है, मतलब बैंक का जितना भी डिपॉजिट है, बैंक के पास जितना धन है उसका 18% बैंक को खुद के पास रखना होता है। वो पूरे धन को ब्याज के रूप में या फिर मतलब कि किसी को लेंडिंग के रूप में नहीं दे सकता है। नहीं तो अगर यदि पूरा बैंक ने सारा पैसा मार्केट में दे दिया तो उससे प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इसलिए बैंक भी, ये बैंकों को सस्टेन करने के लिए दोनों रेट बनाए गए हैं RBI के द्वारा। तो ये 18% बैंक खुद के पास रखती है और ये 4.5% ये बैंक RBI के पास रखती है, ठीक है। तो आप ये ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यूनिफाइड लेंडिंग रेट जो है, इसको हम ULI के रूप में जानते हैं। इसी साल RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास जी द्वारा लॉन्च किया गया है इसको, ठीक है। ये ऋण देने की प्रक्रिया को आसान बढ़ाने हेतु डिजाइन किया गया है। तो यहाँ कुछ नहीं पूछेगा, इतना पूछेगा कि ULI यूनिफाइड लेंडिंग रेट इंटरफेस जो है, लेंडिंग इंटरफेस जो है, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो RBI द्वारा। और लॉन्च किसने किया, तो गवर्नर शक्तिकांत दास जी द्वारा, ठीक है। RBI द्वारा हो सकता है और बाद में नाम की जगह वो मोदी जी का नाम लिख दे, क्योंकि मोदी जी हर एक चीज़ लॉन्च करते रहते हैं। तो वहाँ मत फंसिएगा, ध्यान दीजिएगा कि उसको लॉन्च किया शक्तिकांत दास जी ने, ठीक। अब हमारा भारत का विदेशी ऋण कितना है, तो आप ये ध्यान दीजिएगा। मार्चांत यानी कि इस साल मार्च 2023 से जो हमारा ये कैलकुलेट किया गया है, मार्च 2023 में जो था वहाँ से 39.7 बिलियन डॉलर ज़्यादा है। तो टोटल कितना है, ये हुआ है 663.8 बिलियन डॉलर, जो मार्च 2023 से 39.7 बिलियन डॉलर बढ़ा है, ठीक है। तो आप देखेंगे इतना बढ़ा है पिछले साल से, ठीक। और इस साल कितना है, तो 663.8 बिलियन US डॉलर। अब देखें डेट टू GDP रेशियो क्या है। अब डेट टू GDP रेशियो क्या होता है कि GDP का कितना अनुपात होगा ये आपका डेट, कर्जा। तो आप देखेंगे ये 18.7% है 2024 में,
ठीक है। और 2023 में कितना था, तो 19% था। तो अगर हम स्टेटमेंट, अब देखिए यहाँ से कैसे बनेगा। अब ये नहीं पूछेगा कि 2023 में था आपका कितना, 2019% आपको याद है, उसके बाद आपको याद है कि 18.7% हो गया है। कैसे हो गया, क्योंकि पिछले साल से तो ज़्यादा बढ़ा है इस बार डेट। तो ये कम कैसे हो गया, तो आप जान रहे हैं पिछले बार जब हमारी जीडीपी थी, वो जीडीपी पिछली बार हमारी कम थी। ठीक है, जीडीपी जो थी वो हमारी कम थी। इस साल हमारी जीडीपी बढ़ी है और डेट भी बढ़ा है। तो अगर डेट बढ़ा है जीडीपी के कंपैरिजन में कम, तो जो होगा रेट डेट टू जीडीपी रेशियो वो कम हो जाएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, डेट भले ही बढ़ा है लेकिन डेट टू जीडीपी रेशियो जो हुआ है वो कम हुआ है। कितना कम हुआ है, तो 0.3%। अब आप देखेंगे भारत के विदेशी ऋण में किन देशों का भाग ज़्यादा है, तो आप देखेंगे जो यूएस डॉलर है वो 53.8% है। 31.5% क्या है, ये इंडियन नेशनल रुपीज़ के रूप में डेट है भारत का। उसके बाद 5.8% जापानी येन के रूप में है। और एसडीआर ये आईएमएफ की मुद्रा है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे आप कि आईएमएफ की मुद्रा क्या है, तो एसडीआर है। और 5.4% भारत का कर्जा एसडीआर के रूप में है। अब हमारा जो अगला है सर्वे, ये आया है पारिवारिक उपभोग सर्वेक्षण। जारी किसने किया है, तो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ, ठीक है, स्टैटिक्स परफॉर्मेंस जो भी है। आप देखिएगा इसको एनएसएसओ द्वारा प्रति 5 वर्ष में जारी किया जाता है। इसके लिए आधार वर्ष क्या है, तो 2011-12, ये आधार वर्ष याद रखिएगा। ठीक है, बेस ईयर इंपॉर्टेंट। अब आप देखेंगे 2022-23 में औसत मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय जो था, 2022-23 का है, भले ही रिपोर्ट 2024 में है लेकिन इसने जो डाटा लिया है वो 2022-23 का लिया है। ठीक है, तो आप देखें ग्रामीण भारत में जो प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय था पर मंथ, वो 3773 रुपये था, 3773 रुपये। ये अमाउंट आपको याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, स्टेटमेंट यहीं से बनाएगा। और शहरी भारत में कितना था, तो ये 6459 रुपये। ठीक है, 6459 रुपीज़। तो आपको ये भी याद रखना होगा, शहरी भारत में 6459 और ग्रामीण भारत में 3773। अब देखिए अगले स्टेटमेंट आपके क्या बनेंगे। 2011-12 की तुलना में ग्रामीण उपभोग व्यय है उसमें 164% की वृद्धि हुई है, और जो शहरी उपभोग व्यय है उसमें 146% की वृद्धि हुई है, 146%। ठीक, अब देखिए कीमत के आधार पर ग्रामीण क्षेत्र में 40% तथा शहरी क्षेत्र में 33% की वृद्धि हुई। हम लोगों का ये मिथ होता है कि जो शहर होते हैं वो ज़्यादा महंगे होते हैं। तो अगर जब आपके सामने स्टेटमेंट बनाएगा तो आप यही सोचेंगे कि शहरों में कीमतें ज़्यादा बढ़ी होंगी, ना कि गाँवों में। लेकिन आप ये देखिए, शहरों में कीमतें पहले से ज़्यादा थी। तो अगर 100 रुपये के कंपैरिजन में मैं 20 रुपये बढ़ाऊँगा तो वो होगा आपका 20% की वृद्धि। ठीक है, लेकिन अगर आप देखेंगे कि अगर मैं 20 रुपये के कंपैरिजन में केवल 5 रुपये बढ़ा दूंगा तो ये हो जाएगा आपका 25% की वृद्धि। इस हिसाब से जब आप देखते हैं तो ग्रामीण जो है, ग्रामीण इलाके में कीमतों की वृद्धि 40% हो गई है, वहीं पे शहरी क्षेत्र जो है वहाँ पे केवल अभी 33% की ही हुई है। इसलिए ये कम है, क्योंकि शहरी क्षेत्र की पहले से ही ज़्यादा थी। ठीक है, अब हम आते हैं प्रवाह पोर्टल पर। ऐसे क्वेश्चन मतलब एकदम फेवरेट टॉपिक है ये पोर्टल्स टाइप का। ये यूपीपीसीएस के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, आरओ के बारे में बात कर रहा हूँ और बीपीएससी की बात कर रहा हूँ। इन तीनों एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस बहुत फेवरेट टाइप के हैं आयोग के। वो तुरंत ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं कि प्रवाह पोर्टल किसने लॉन्च किया, और आपको लगा देना है कि आरबीआई ने लॉन्च किया। अब वो ये भी पूछ लेंगे कि प्रवाह पोर्टल के फुल फॉर्म क्या है। कई बार क्या होगा, वो प्रवाह पोर्टल के फुल फॉर्म लिखेंगे, बीच का एक वर्ड गायब कर देंगे और आपसे पूछेंगे बताइए इसका अर्थ क्या है, और वो ऑप्शन में दे देंगे। तो आपको इनको पढ़ना पड़ेगा, ये पोर्टल का नाम याद रखना पड़ेगा। तो आप याद रखिएगा, प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथेंटिकेशन। ठीक है, अब ये किस लिए चालू किया गया है, तो व्यक्ति तथा संस्था के लिए विभिन्न नियामक अनुमोदन हेतु सहज तरीके से ऑनलाइन आवेदन की सुविधा के लिए। मतलब प्रवाह पोर्टल सिंपल सा है कि ये जो भी व्यक्ति है या तो फिर कोई संस्था है, उसके नियमन के लिए सहज तरीके से ऑनलाइन तरीके से आपका आवेदन करा देगा, बस। मतलब ये एक तरह का आपका काम आसान करने के लिए चालू किया गया। प्रवाह का मतलब आप जान ही रहता है, बहता हुआ पानी, तो वो बहता हुआ आपका आसान करेगा। ठीक है, अब आप देखेंगे प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंक।
DSIB, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछता है। तो इसमें है क्या, कौन कौन से बैंक है, तो इसमें केवल 3 बैंक शामिल है, इनका नाम रटिएगा। ये PYQ में आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पहले पूछ चुका है वो। तो आप ये बैंक कौन कौन से है, तो SBI है, HDFC है और ICICI है, ठीक है। अब देखिए अगला ये करंट का क्वेश्चन है, हिताची लिमिटेड ने भारत का पहला UPI ATM खोला है, ठीक है। और ये हिताची कंपनी है कहाँ की, तो ये एक जापानी कंपनी है। और ये हिताची लिमिटेड जो बैंक है ये व्हाइट लेबल ATM है। व्हाइट लेबल ATM क्या होता है, इस ATM का संचालन गैर बैंकिंग संस्थाओं द्वारा किया जाता है, मतलब ये कोई बैंक नहीं है, ये ATM खोलने वाला कोई बैंक नहीं है, ये एक गैर बैंकिंग संस्था है, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पे प्रमुख फसलों के उत्पादन का अनुमान दिया गया है। अब ये डेटा जो भी है मैंने लिख दिया है, आप एक बार पढ़ लीजिएगा। बहुत ही मुश्किल है कि ये आपको पहली बात तो याद हो, दूसरी चीज़ क्या मुश्किल है कि ये पूछता भी नहीं है। तो आप एक बार बस बड़ा मतलब बड़ी निगाहों से देख लीजिएगा। बस इतना याद रखिए ये किसके द्वारा जारी किया गया है, तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। अब देखिए अगली इन्फॉर्मेशन है हमारी स्पाइसजेट। स्पाइसजेट ये किसके द्वारा जारी लॉन्च किया गया, ये है क्या, तो एक तरह का ये पोर्टल टाइप है। और इसको जो जारी किया गया, इसका जो फुल फॉर्म है, इसका नाम है सस्टेनेबिलिटी इन स्पाइस सेक्टर थ्रू प्रोग्रेसिव इनोवेटिव एंड कोलैबोरेटिव इंटरवेंशंस फॉर एक्सपोर्ट डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये मसाला उद्योग के लिए उसको बढ़ावा देने के लिए एक तरह का जो भविष्य लक्ष्य कार्यक्रम है, इसको चालू किया है वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय के तहत मसाला बोर्ड ने। तो आप ये याद रखिएगा कि मसाला बोर्ड ने इसको चालू किया है, ठीक है। और ये क्या है, बहुआयामी योजना है जो भारत के मसाला उद्योग को बढ़ावा देगी। तो मसाला उद्योग को बढ़ावा देने के लिए मसाला बोर्ड ने स्पाइसजेट योजना चालू की है, बस इतना सा इसमें इंपॉर्टेंट है। अब देखिए एग्रीश्योर फंड, ये इंपॉर्टेंट है, मतलब ऐसी संभावना है कि ये क्वेश्चन बन के ही आपके पेपर में छप जाएगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। अब एग्रीश्योर फंड लॉन्च किसने किया है, तो कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी। तो आप इनका नाम याद रखिएगा, यहाँ पे मोदी जी का नाम चिपका देगा और आप गलत करके चले जाएंगे, ठीक है। तो ये बच के रहिएगा, ये किसान एवं कल्याण ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लॉन्च किया है। अब एग्रीश्योर फंड का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है एग्री फंड फॉर स्टार्टअप एंड रूरल इंटरप्राइज, ठीक। अब देखिए इस फंड के तहत 750 करोड़ का फंड रेज किया जाएगा। अब ये फंड 3 जगह से आएगा। 750 करोड़ में 250 करोड़ तो भारत सरकार दे देगी, 250 करोड़ कौन देगा, तो नाबार्ड देगा, और बचे 250 करोड़ बैंक तथा बीमा कंपनी तथा निजी संस्थान देंगे, ठीक है। इस तरह से ये 750 करोड़ का फंड बन जाएगा। तो आप ये भी याद रखिएगा, ये 250 का तो डिवीजन आपको याद हो जाएगा, लेकिन इसमें शामिल कौन कौन है, भारत सरकार, नाबार्ड और बैंक, बीमा कंपनी तथा निजी संस्थान, ठीक। अब देखिए ये सेबी द्वारा रजिस्टर्ड श्रेणी 2 का मिश्रित पूंजी कोष है, तो इसका जो नियमन है वो सेबी कर रहा है। और एग्रीश्योर जो है ये कृषि स्टार्टअप इकोसिस्टम में अपनी तरह का पहला उत्पाद है। ये स्टेटमेंट भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा अभी तो कुछ हुआ नहीं है। अब देखिए कृषि अवसंरचना कोष जो है ये 1 लाख करोड़ का है, ठीक है। ऐसे एग्रीश्योर एक तरह का फंड है, ये भी कृषि अवसंरचना फंड भी एक तरह का फंड है। ये पीएम द्वारा 8 जुलाई 2020 को शुरुआत की गई थी। अभी ये एक फंड चालू हुआ ना, तो उसी के तरह आपका ये भी याद होना चाहिए आपको। 2024 में विस्तार हेतु वित्त पोषण सुविधा को मंजूरी मिली है। अब देखिए एमएसपी पे क्वेश्चन बनते हैं, बार बार बनते हैं। तो आपको एमएसपी से क्या क्या, अब सारी फसलों के, सारी खरीफ की फसलों के, सारी खरीफ और रबी की फसलों का जो भी 22 फसलें हैं जिन पर एमएसपी जारी की जाती है, सबकी एमएसपी रट के रख पाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन एमएसपी से क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनते हैं वो हम आपको बताएंगे, आप उनको याद करके चले जाइए, वहीं से क्वेश्चन फंस जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे एमएसपी में आपको क्या क्या रटना है। तो आपको एमएसपी में रटना है धान की जो एमएसपी है इसमें 117 रुपये की वृद्धि हुई है, ठीक है। तो धान में वृद्धि पूछ देगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है, ठीक। अब देखिए सर्वाधिक एमएसपी है किसकी, तो 2 तरह की फसलें हैं, पहली आपकी खरीफ की, दूसरी रबी की। अब रबी की फसल में सबसे ज़्यादा एमएसपी किसको मिली है इस बार, तो तिल को मिली है। तिल की एमएसपी है 9267 रुपये, 9267 रुपीज़। और नाइजर सीड जो है इसकी एमएसपी है 8717 रुपीज़। और तूर दाल जो है अरहर, इसकी एमएसपी है 7550, ठीक।
तो आप कम से कम इन तीनों का नाम याद रखिए क्रम वाइज, कि सबसे ज़्यादा तिल की, फिर नाइजर सीड की, फिर अरहर की। और उसके बाद रबी की फसल में आप देखेंगे तो मसूर दाल है, इसकी एमएसपी है 6425। कुसुब है, इसकी एमएसपी है 5800, 5800। और रेप सीड या सरसों जो है इसकी है 5650। अब आप देखेंगे ये तो आपने 3 टॉप एमएसपी याद कर ली दोनों की, ठीक है, खरीफ और रबी की फसलों की। आपको कम से कम इतना डाटा होना चाहिए। अब आप ये याद रखेंगे कि सर्वाधिक एमएसपी वृद्धि किन फसलों में हुई है। तो खरीफ की फसल में सबसे ज़्यादा एमएसपी वृद्धि नाइजर सीड में हुई है 983 रुपये की। अब भले ही तिल की खरीफ फसल में एमएसपी का रेट ज़्यादा है, मतलब एमएसपी उस पर सबसे ज़्यादा मिल रही है, लेकिन नाइजर सीड में पिछले साल से वृद्धि ज़्यादा हुई है और वो वृद्धि है 983 रुपये की। फिर उसके बाद तिल में वृद्धि है 632 रुपये की, और तूर अरहल दाल इसमें है 550 रुपये की। इसी तरह आप रबी की फसल में भी ये सेगमेंट याद रखेंगे, इसमें मसूर दाल में ही सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है 425 रुपये, और सरसों में वृद्धि हुई है 200 रुपये की, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा किन में कितनी वृद्धि हुई है। अब देखिए गेहूं की एमएसपी आपको याद होना चाहिए, तो ये 2275 रुपये है। जौ की एमएसपी 1850 रुपये है, एक तो ये चीज़। अब देखिए बाजरा में लागत से 77% की अधिक वृद्धि की गई है। अब मैं आपको ये समझाता हूँ ये बात क्या हो रही है। एमएसपी जो होता है इसमें सरकार आपको लागत मूल्य से कम 50% सुनिश्चित करके एमएसपी देगा। मतलब अगर आपका गेहूं के उत्पादन में 100 रुपये खर्च हुआ है तो सरकार कम से कम आपको 150 रुपये एमएसपी देगा, 150 से कम नहीं दे सकता। तो ये जितनी एमएसपी डिसाइड की गई है सारी फसलों की, सब में 50% बढ़ाया गया है, 50 से ज़्यादा भी हो सकता है। और इसी ज़्यादा के क्रम में जो बाजरा है इसमें 77% की वृद्धि की गई है, और ये सबसे अधिक वृद्धि है। यानी कि अगर बाजरा का लागत उत्पादन 100 रुपये है तो इसकी एमएसपी 177 दी गई है। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अब देखिए कुछ मूलभूत पशुपालन सांख्यिकी जो दिया गया है, आपको इनको याद रखना पशुपालन सांख्यिकी से संबंधित। तो भारत दुग्ध उत्पादन में शीर्ष में है पूरे विश्व में। तो पहली इन्फॉर्मेशन तो आपकी ये हो गई। अब भारत में कहाँ कहाँ दूध का उत्पादन ज़्यादा हो रहा है, तो आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, फिर राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर गुजरात है, और फिर आंध्र प्रदेश है। अंडा उत्पादन अगर आप देखेंगे तो आंध्र प्रदेश है, फिर तमिलनाडु है, तेलंगाना है, वेस्ट बंगाल है और कर्नाटक है। फिर आप मांस उत्पादन देखेंगे तो ये उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, फिर वेस्ट बंगाल में, फिर महाराष्ट्र में, फिर आंध्र प्रदेश में, और फिर तेलंगाना में। ऊन उत्पादन में राजस्थान नंबर 1 है, जम्मू कश्मीर दूसरे नंबर पर, गुजरात तीसरे पर, महाराष्ट्र चौथे पर, और हिमाचल प्रदेश जो है ये आपका 5वें नंबर पर। तो आप इनका कम से कम अगर 5 नहीं तो 3 तो याद रखने का कोशिश करिएगा। अगर 3 भी ना याद हो तो टॉप वाला तो याद ही होना चाहिए। कम से कम आप इतना तो नहीं ही भूलने की गलती करिए, और ट्राई करिए कि आप टॉप 3 याद रखें। और अगर 5 याद हो जाता तो एकदम रोला कट जाएगा। अब देखिए दुग्ध उत्पादकता जो है, उपलब्धता जो है वो पंजाब में सबसे ज़्यादा है, राजस्थान में फिर उससे कम है, फिर हरियाणा में, फिर आंध्र प्रदेश में, फिर गुजरात। आप देखेंगे आपको टॉप 5 में यूपी दिखा ही नहीं। अब इसका भी रीज़न है कि उत्तर प्रदेश में दुग्ध उत्पादकता तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में दुग्ध का उत्पादन सबसे ज़्यादा हो रहा है। सपोज करिए अगर 500 मिलियन 1000 मिलियन टन का भी उत्पादन हो रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जो पॉपुलेशन है वो भी तो सबसे ज़्यादा है, 25 करोड़ आबादी। तो इस 25 करोड़ आबादी में जब आप इतना बांटेंगे तो वो बहुत कम हो जाएगा, इसलिए उत्तर प्रदेश उपलब्धता वाली लिस्ट में नीचे आता है, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा कि उपलब्धता में पंजाब नंबर 1 है, जबकि उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। राजस्थान दोनों लिस्ट में सेकंड नंबर पे है, ठीक। अब देखिए एक समिट हुई है ग्लोबल री इन्वेस्ट, ठीक है। ये ग्लोबल री इन्वेस्ट की किसने है की इस समिट का आयोजन किसने किया है, तो नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, ठीक है। आप ये याद रखिएगा कि इसका आयोजन किसने किया। वो ऊपर कट गया है पीडीएफ बनाते टाइम, इसलिए मैंने लिख दिया, ठीक। इसका उद्घाटन किसने किया, तो माननीय मोदी जी ने, अपने प्रधानमंत्री। पहली बार ये कब हुआ था, तो 2015 में। यानी कि अगर स्टेटमेंट दे दे कि ग्लोबल री इन्वेस्ट समिट जो हुई है वो पहली बार हुई है, तो नहीं, ये चौथी ग्लोबल री इन्वेस्ट है, और पहली बार कब हुई थी, तो 2015 में हुई थी। इसकी थीम क्या है, तो आप ये थीम याद रखिएगा, III, ठीक है, 3I। अब ये 3I में है क्या, तो इन्वेस्ट है, इनोवेट है और इंस्पायर है।
आप इन ऐसे शब्दों का जब इकोनॉमिक्स का मेंस आंसर लिखते हैं उनके लिए ये बहुत कारगर शब्द होते हैं। आप इनसे अपने आंसर को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं, तो आप इनको ज़रूर याद रखिएगा। ये मतलब आपको एक अलग आपकी कॉपी दिखेगी इन सारी चीज़ों से, तो ये आगे भी काम आने वाली ही चीज़ें हैं। बाकी अगर आप बात करें इसका प्री में कितना यूज़ है, तो ये प्री में भी पूछ देता है कि री इन्वेस्ट समिट में जो थीम है उसमें 3I का कॉन्सेप्ट है और उन 3I में इनमें से कौन सा I नहीं है, और फिर वो इन्वेस्ट, इनोवेशन, इंस्पायर, एम्प्लॉयमेंट, ऐसा मतलब कुछ भी आई से वो बना के देगा आपको और आप फंस जाएंगे। तो वहाँ पे आप ये तीनों अगर याद रहेंगे तो आप एकदम सही टिक कर ले जाएंगे। अब आप देखिए इस जो ये समिट हुई है, इस समिट में एक रिपोर्ट भी जारी की गई और उस रिपोर्ट में नवीकरणीय ऊर्जा भारत में कहाँ कितनी उत्पादित हो रही है उसका डाटा दिया गया है। तो समग्र नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता की बात करें तो सबसे ज़्यादा गुजरात में है, फिर राजस्थान में और फिर तमिलनाडु में। लेकिन सौर ऊर्जा की अगर आप बात करें तो सबसे ज़्यादा राजस्थान में है, फिर गुजरात में है और फिर कर्नाटक में है। पवन ऊर्जा की अगर बात की जाए तो गुजरात, फिर तमिलनाडु, फिर कर्नाटक। और जल विद्युत क्षमता की यदि बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद कर्नाटक और फिर उत्तराखंड। अब हम देखते हैं BRAP, ये क्या है? तो यूपी को टॉप अचीवर का दर्जा दिया है इसने। ये है क्या? तो ये बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान है, ठीक है। 2022 में लॉन्च किया गया था और उसके अकॉर्डिंग यूपी जो है वो टॉप अचीवर है इस लिस्ट में। अब आप देखेंगे विश्वस्य राष्ट्रीय ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक जो है इसको जारी किसने किया है? तो ये जारी किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। इस फैक्ट में बस इतना ही इंपॉर्टेंट था, यही रटना था। अब देखिए ये महारत्न और नवरत्न कंपनियों से संबंधित क्वेश्चन आपके हर बार के पेपर में देखने को मिलता है। तो आप याद रखिए कि 2024 में कुल 25 नवरत्न कंपनियां हैं और 14 महारत्न कंपनियां हैं। तो पहली दो चीज़ें तो आपको ये याद रहनी चाहिए कि कितनी कितनी हैं ये। अब देखिए अब आप पूरी 25 नवरत्न कंपनियां याद रख पाना बहुत मुश्किल है। 14 महारत्न कंपनियां तो आप एक बार को याद भी कर लें, लेकिन ये 25 और 14 बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लगभग 40 कंपनियां याद करेंगे आप सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए तो बहुत मुश्किल होगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन कहाँ से बनता है? तो मोस्टली क्वेश्चन बनता है जो नई कंपनियां जुड़ी होती हैं इस लिस्ट में, तो आप उनके नाम याद रखिए। तो आप अगर देखेंगे तो 22वीं नवरत्न कंपनी जो है वो है रेल टेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। 23वीं जो है वो सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। और जो 24वीं नवरत्न कंपनी है वो है NHPC लिमिटेड। और 25वीं जो है वो SJVN लिमिटेड है। तो आप कम से कम लास्ट की 4 याद रखिए और ऐसे ही लास्ट की 4 महारत्न याद रखिए। तो 11वीं कौन है महारत्न? तो सेल है। 12वीं कौन है? तो REC लिमिटेड है। उसके बाद 13वीं कौन सी है? तो ये ऑयल इंडिया लिमिटेड है। और 14वीं कौन सी है? तो ये हाल है। हाल क्या है? तो ये हेलीकॉप्टर बनाने वाली कंपनी है भारत की, ठीक है। इसका फुल फॉर्म अगर आप देखें तो ये है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है। हेलीकॉप्टर, जेट, सारा कुछ यही बनाती है। अब आप देखेंगे वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिकल रिव्यू जो है ये 2023 का आया है। जारी किसने किया है? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी किया गया है। अब आप देखेंगे शीर्ष निर्यातक कौन सा देश है पूरे विश्व में? तो चीन नंबर 1 पे है, USA नंबर 2 पे है, जर्मनी नंबर 3 पे है। और अगर भारत का आप स्थान देखेंगे तो ये 18वां है। अब ये परसेंटेज कितना है ये अगर याद हो जाए तो याद रखिएगा, ना याद रहे तो कम से कम आप इतना तो याद ही रखेंगे। अब देखिए शीर्ष आयातक कौन सा है? तो USA है 13.2%, चीन दूसरे नंबर पर 10.6% और जर्मनी तीसरे नंबर पर वहीं पे। लेकिन भारत का स्थान कौन सा है? तो आयातकों में भारत 9वें नंबर पर है। तो भारत निर्यात 18वें नंबर पे सबसे ज़्यादा कर रहा है, लेकिन आयात 9वें नंबर पे सबसे ज़्यादा कर रहा है। मतलब हम लोग ट्रेड डेफिसिट में, हम आयात ज़्यादा कर रहे हैं, निर्यात कम कर रहे हैं, ठीक। अब देखिए ये तो आयात निर्यात संबंधित बात हो गई थी। अब यहाँ पे सेवा क्षेत्र की अलग दी गई है। ये अगर याद रह जाए तो आप पढ़ लीजिए एक बार कि सेवा क्षेत्र में जो वाणिज्यिक सेवा निर्यात है उसमें US नंबर 1 है, UK सेकंड है, चीन थर्ड है, भारत 7वें नंबर पे है। आयातकों में US फर्स्ट है, चीन सेकंड है, जर्मनी थर्ड है, भारत 9वें नंबर पर है। ये आप एक बार देख लीजिएगा, लेकिन ये आपको रटना है, यहाँ कोई कोताही मंजूर नहीं है। लेकिन ये आप एक बार पढ़ लेंगे, याद रह गया तो ठीक है, नहीं याद रह गया तो कोई बात नहीं। अब आप देखिए कृषि उत्पाद में यदि बात की जाए तो कृषि उत्पाद के आयात और निर्यात में देखेंगे तो निर्यात में US टॉप पे है और आयात में चाइना टॉप पे है। लेकिन भारत का स्थान दोनों में 7वां है। तो ये आपको याद ही हो जाएगा, सरल सा है कि हाँ ठीक है, कृषि का आयात हो या निर्यात हो हम 7वें नंबर पे हैं। अब देखिए कपड़ा निर्यात जो है इसमें भारत शीर्ष पे है। तो आपको ये रटना है कि भारत जहाँ शीर्ष पे है, टॉप पे है, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है।
IPEF जो है, ठीक है, आपूर्ति श्रृंखला परिषद का अध्यक्ष बना है कौन? यूएस। और भारत क्या है इसका उपाध्यक्ष। अब देखिए घटना चक्र में जो इसका जो टाइटल था वो यही था कि IPEF इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक जो फोरम है, ठीक है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। तो इसका जो उपाध्यक्ष है यानी कि वाइस प्रेसिडेंट वो भारत है। यूएस वाली बात वहाँ दिख ही नहीं रही है, लेकिन वो भारत के बजाय यूएस वाला पूछने की संभावनाएं ज़्यादा है कि ये इसकी आपूर्ति श्रृंखला का अध्यक्ष कौन है। तो आप ये भी याद रखिए कि अध्यक्ष जो है वो यूएस है, लेकिन उपाध्यक्ष कौन है? तो ये अपना भारत है। तो आप दोनों याद रखेंगे। अब हमारा अगला टॉपिक है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स। ये इंडेक्स आया है और इस इंडेक्स को जारी किया है स्टार्टअप ब्लिंक, ठीक है, इसके द्वारा जारी किया गया। और आप देखेंगे इसमें टॉप पे सबसे ज़्यादा स्टार्टअप कहाँ है? तो यूएस है, फिर यूके है, इजराइल है, कनाडा है। भारत की रैंक 19वीं है। मतलब स्टार्टअप की स्थापना में अगर देखें तो भारत की रैंक 19वीं है। और यदि शहरों की रैंक देखी जाए तो सैन फ्रांसिस्को यूएस का शहर नंबर 1 पे है, न्यूयॉर्क यूएस का शहर ये नंबर 2 पे है, लंदन यूके का शहर नंबर 3 पे है, लॉस एंजल्स यूएस का शहर है। तो आप देखेंगे टॉप 4 में 4 तो यूएस के ही शहर हैं, ठीक है। और भारत में कौन से शहर कहाँ हैं? तो आप देखेंगे बेंगलुरु 8वें नंबर पे है इस पूरी लिस्ट में, यानी कि बेंगलुरु अगर इंडिया के परिप्रेक्ष्य में देखें तो टॉप पे है। फिर दिल्ली 11वें नंबर पर है और मुंबई 20वें अंक है, ठीक है। अब हम देखते हैं भारत के निर्यात गंतव्य, मतलब भारत किनको ज़्यादा निर्यात करता है। तो भारत सबसे ज़्यादा यूएस को निर्यात करता है, $7.43। अब आपको ये डाटा नहीं याद होगा क्योंकि ये बहुत जगह मिलेगा और आगे भी डाटा मिलने वाला, पीछे भी मिलने वाला है, लेकिन आप कम से कम कंट्री का नाम याद रखिए कि भारत सबसे ज़्यादा निर्यात किसको करता है? तो यूएस को। दूसरे नंबर पे यूएई, तीसरे नंबर पे नीदरलैंड और चौथे नंबर पे यूके। यूके ने चीन को पीछे कर दिया। पहले क्या था? चीन चौथे नंबर पे था, चीन ज़्यादा भारत से खरीद रहा था, लेकिन अब यूके चीन से ज़्यादा भारत से खरीद रहा है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे बनने की संभावना है। तो आप ये 4 तो टॉप याद ही रखेंगे, साथ में ये भी याद रखेंगे कि यूके ने चाइना को पीछे किया है। अब बात आती है सर्वाधिक जीआई। जीआई क्या है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन होता है, ठीक है। तो ये सर्वाधिक कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश को सर्वाधिक जीआई प्राप्त है 75। उसके बाद तमिलनाडु का स्थान आता है 58। अब देखिए सुरखा अमरूद जो प्रयागराज का है ये उत्तर प्रदेश का पहला जीआई था, ठीक। तो आप ये एक फैक्ट याद रखिएगा। ये कहाँ का है? तो इलाहाबाद का। अब हमारा अगली रिपोर्ट जो है एनर्जी स्टैटिक्स इंडिया 2024 जारी किसने किया है? तो ये जारी किया है मिनिस्ट्री ऑफ ये सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय है, ठीक है। सर्वाधिक कोयला भंडार कहाँ है? तो उड़ीसा में है, उससे कम झारखंड में और फिर छत्तीसगढ़, मतलब दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ है, तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ है भंडार के मामलों में। नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के मामले में देखेंगे तो राजस्थान नंबर 1 है, महाराष्ट्र सेकंड है, गुजरात थर्ड है और कर्नाटक 4th है। अब आप देखेंगे कि भारत जो है ये FAO, ये फूड से रिलेटेड है, ठीक है। FAO COFEI जो है, ठीक है, उसका मत्स्य पालन उपसमिति जो है उसका पहला अध्यक्ष बन गया है, ठीक है। तो भारत FAO COFI मत्स्य पालन उपसमिति का पहला अध्यक्ष बना है। तो आप ये याद रखिएगा, ठीक है। अब आता है हम लोगों का FDI तथा फॉर्च्यून 500 कंपनियों के निवेश हेतु प्रोत्साहन नीति 2023 जारी की गई है, ठीक है। फिर हम देखते हैं लीड्स रिपोर्ट 2023। इसमें टॉप पे क्या है? तो यूपी है, फिर हरियाणा है, पंजाब है और तमिलनाडु है। ये लक्ष्य प्राप्त करने वाले यानी कि अचीवर्स की लिस्ट में आ जाते हैं। और जो बिहार है, छत्तीसगढ़ है, हिमाचल प्रदेश है और झारखंड है, ये चारों राज्य आकांक्षी एस्पायर्स की लिस्ट में आ जाते हैं। बाकी परफॉर्मर है, ठीक है। तो बाकी बीच के हैं, लेकिन टॉप वाली लिस्ट में कौन है? तो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, तेलंगाना। तो ये 4 नाम यहाँ याद रखेंगे आप, क्योंकि आप यूपी PCS RO और देने जा रहे हैं। और अगर आप BPSC देने जा रहे हैं तो आपको ये वाला भी डाटा याद होना चाहिए कि बिहार किस लिस्ट में है। तो बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और झारखंड लीड्स की रिपोर्ट में आकांक्षी वाले सेक्शन में है। अब हमारा अगला जो आता है वो है विश्व आर्थिक स्थिति संभावना रिपोर्ट।
ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी किया जाता है। अब आप देखेंगे विश्व की जो जीडीपी है उसका ग्रोथ रेट 2023 में 2.7% है, 24 में भी 2.7% अनुमानित है और 25 के लिए भी 2.7% ही अनुमानित है। लेकिन यदि हम भारत की बात करें तो ये भारत का 23 में 7.9% है, 24 में 6.9% अनुमानित है और 2025 में ये 6.6% अनुमानित किया गया है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि भारत का जो है वो लगातार कम हो रहा है, पहले 1% फिर 0.3%, लेकिन जो विश्व का है वो लगातार सेम है। अब आप देखेंगे इंडिया डेवलपमेंट अपडेट 2024 जारी किया किसने किया है, तो विश्व बैंक ने। अब इसकी थीम देख लीजिए, तो इंडियाज ट्रेड अपॉर्चुनिटीज इन चेंजिंग ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट। अब आप देखेंगे भारत की जीडीपी वृद्धि दर जो बताई है इंडिया डेवलपमेंट अपडेट द्वारा विश्व बैंक ने, ये बताई है 8.2%। तो आप देखेंगे ये 24-25 के लिए है, ठीक है, 2024 के लिए, तो ये 8.2% बताई है। लेकिन वहीं संयुक्त राष्ट्र ने 6.9% बताई है। तो ये दोनों अलग अलग है। अब ये अलग अलग है फिर तो भी आपको याद रखने का ट्राई करना है, विश्व बैंक एक इम्पॉर्टेंट संस्था है, संयुक्त राष्ट्र भी एक इम्पॉर्टेंट संस्था है। अब देखिए बिजनेस रेडी रिपोर्ट किसने जारी की है, तो ये विश्व बैंक ने जारी की। ये आप ऐसे स्टार मार्क कर लीजिए, छप रहा है ये क्वेश्चन, ठीक है। 10 विषयों पर केंद्रित पहली फ्लैगशिप रिपोर्ट है। बी रेडी रिपोर्ट किसने जारी की है, तो विश्व बैंक, ऐसे ही छप के आ जाएगा, आप लिख के लीजिए क्वेश्चन आने वाला है। 3 एग्जाम, यूपी पीएससी, आरओ, बीपीएससी, किसी एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पक्का छप के आ रहा है। उसके बाद एनडीबी जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 2015 में। वार्षिक बैठक कहाँ हुई है, तो केप टाउन में। केप टाउन है कहाँ, तो साउथ अफ्रीका में है ये, ठीक है। अब आप देखेंगे एनडीबी में कंट्री कौन कौन सी है, तो ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। उसके बाद अभी नई शामिल में आप यूएई देखेंगे, बांग्लादेश देखेंगे, मिस्र देखेंगे, अल्जीरिया देखेंगे। अब आप ध्यान दीजिएगा ये चारों कंट्री ज़रूरी नहीं है कि एनडीबी में शामिल हों, जो एनडीबी में शामिल हों ये ब्रिक्स में शामिल हों, क्योंकि ये जो एनडीबी बैंक है ये ब्रिक्स का ही बैंक है, ठीक है। लेकिन ब्रिक्स के देश जो हैं वो अलग हैं और एनडीबी के देश अलग हैं। ब्रिक्स के ये ये 5 वाले तो हैं ही, फिर उसके बाद ईरान है, यूएई है, सऊदी अरब है, उसके बाद फिर आपका इजिप्ट है, ठीक है, और उसके बाद फिर आपका एक आता है इथियोपिया, ठीक। और अर्जेंटीना भी इसमें शामिल होने वाला था, लेकिन एंड टाइम पे अर्जेंटीना ने मना कर दिया था। ब्रिक्स का ये जो अब की बार का सेशन होने वाला है वो रूस में होने वाला है। आप ये भी याद रखेंगे, रूस का कजान शहर, कहीं ऑप्शन में मॉस्को हो, मार के गलत मत कीजिएगा ऑप्शन, ये आपका कजान सही होगा, ठीक है। अब हमारी अगली इंडेक्स क्या आती है, तो पहला बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो ये नई दिल्ली में हुआ है। विदेश मंत्रालय तथा भारतीय उद्योग संघ ने इसका आयोजन किया है। एस जयशंकर ने इसका उद्घाटन किया है। अब आप देखेंगे बिम्स्टेक में कौन कौन से, बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई, तो 6 जून 1997 में। इसमें देश कौन कौन से, तो बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, भूटान, नेपाल। अब एशियन डेवलपमेंट आउटलुक जारी किसने किया है, तो ये एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा जारी की गई। भारत की जो ग्रोथ रेट है वो 2024 में 7% है, 25 में 7.2% और 23 में 8.2% अनुमानित थी। अब आप देखेंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है IMF द्वारा ये जारी किया जाता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, और इसकी जो थीम है वो है द ग्लोबल इकोनॉमी इन अ स्टिकी स्पॉट, ये इसकी थीम है, ठीक। तो ये आप याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा इस पर। उसके बाद आप देखेंगे कि भारत का जो इसने बताया ग्रोथ रेट 7% बताया है, 2025 में कितना बताया, तो 6.5%, और 2023 के लिए 8.2%। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट्स जो है ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी किया जाता है। 2080 तक 10.3 बिलियन आबादी का अनुमान बताया है इसने, और 2024 में 73.3 वर्ष जीवन प्रत्याशा बताई है भारत की, सॉरी वर्ल्ड की, ये विश्व की जीवन प्रत्याशा है, ठीक है। अब हम देखते हैं ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट, तो ये कॉर्सेरा संस्थान द्वारा जारी की गई है।
स्विट्जरलैंड टॉप पे है, भारत का स्थान 87वां है और सूडान इसमें लास्ट पे है। वैश्विक प्रेषण रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी की जाती है। प्रेषण रिपोर्ट मतलब जैसे भारत के प्रवासी किसी देश में रह रहे हैं, वहाँ अर्निंग कर रहे हैं, फिर वहाँ से वो पैसा भारत भेजते हैं, तो उसको प्रेषण बोला जाता है। आप टाइटल देखेंगे इस लिस्ट का क्या है, तो वो है रेमिटेंस स्लोड इन 23, एक्सपेक्टेड टू ग्रो फास्टर इन 24। अब आप देखेंगे 2023 में विश्व प्रेषण प्राप्तकर्ता जो है इसमें टॉप पे भारत है, फिर मैक्सिको है, फिर चीन है, फिर फिलीपींस और फिर पाकिस्तान है। अब आप देखेंगे विश्व निवेश रिपोर्ट, ये अंकटाड द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, अंकटाड का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, MENT। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी थीम क्या है इस रिपोर्ट की। इसकी थीम है इन्वेस्टमेंट, फैसिलिटेशन एंड डिजिटल गवर्नमेंट। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन में पूछेगा बस ये कि विश्व निवेश रिपोर्ट जारी किसने की है, तो अंकटाड ने। ऐसे ही अंकटाड ही लिखा रहेगा, वो फुल फॉर्म भी नहीं पूछता अंकटाड के केस में। तो अब आप देखेंगे 2023 में ग्लोबल FDI 2% की दर्ज से कमी दर्ज की गई है ग्लोबल FDI इनफ्लो में। ठीक है, अब FDI आउटफ्लो की दृष्टि से शीर्ष 20 में एशिया के 9 देश शामिल है। ठीक है, शीर्ष 20 में भारत 20वें स्थान पर है। भारत में क्या है, FDI आउटफ्लो जो है वो कम हुआ है 13.33% से, और FDI इनफ्लो की दृष्टि से भारत 15वें स्थान पर है। भारत में 2024 में $28 बिलियन का FDI इनफ्लो दर्ज किया गया है। अब आप देखेंगे मुद्रा जिग ZIG। अब ये क्या है, जिम्बाब्वे। ठीक है, अरे क्या गलत लिख दिया क्या, जिम्बाब्वे। ठीक है, की नई स्वर्ण आधारित मुद्रा है। ठीक है, स्वर्ण आधारित। जिम्बाब्वे में क्या है, करेंसी पे ज़्यादा लोगों का विश्वास नहीं है। जिम्बाब्वे के 90% लोग जो हैं वो US डॉलर का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए जिम्बाब्वे ने एक नई मुद्रा जारी की, और वो मुद्रा जो है उसका वैल्यूएशन अगर आप देखेंगे तो $1 में 13.56 जिग होगा। ठीक है, तो जिम्बाब्वे जिग मुद्रा जो है ये जारी किसने की है, तो ये जारी की है, आप याद रखिएगा, जिम्बाब्वे ने। अब हम देखते हैं ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024। ये हर साल एम्बर द्वारा जारी की जाती है ये रिपोर्ट। याद रखने के लिए आप याद रखिएगा किसके द्वारा, तो एम्बर द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है। ये क्वेश्चन नहीं पूछा अभी तक एक भी बार, लेकिन आप देखेंगे ये रिपोर्ट हर बार आती है, ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू। अब आप देखेंगे सौर ऊर्जा के उत्पादन के मामले में इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग चीन टॉप पे है, US सेकंड पे है, भारत थर्ड पे है, जापान चौथे पे और जर्मनी 5वें पे है। भारत ने जापान को पीछे किया है। अब आप देखेंगे पवन ऊर्जा के संबंध में चीन नंबर 1 है, US सेकंड है, जर्मनी थर्ड है, ब्राज़ील फोर्थ है और भारत 5वें नंबर पे है। कोयला आधारित ऊर्जा उत्पादन में चीन टॉप पे है, भारत सेकंड नंबर पे है, यहाँ पे 5th नंबर पे है और यहाँ पे 3rd नंबर पे है। US थर्ड है, जापान 4th है और इंडोनेशिया 5th है। कार्बन उत्सर्जन बिजली बनाने में, मतलब बिजली बनाने में कार्बन उत्सर्जन के संबंध में यदि देखें तो चीन टॉप पे है, US सेकंड और भारत 3rd नंबर पे है। मतलब बिजली उत्पादन में कार्बन एमिशन अगर कर रहा है कोई देश तो भारत उसमें 3रे नंबर पर है। अब आप देखेंगे प्रति व्यक्ति सर्वाधिक उपभोग करने वाले देशों की यदि बात की जाए तो कनाडा में सबसे ज़्यादा बिजली उपभोग की जाती है। ठीक है, भारत इस लिस्ट में 10वें नंबर पे आता है। कौन सा स्थान, तो 10वां। यहाँ US, साउथ कोरिया, जापान, रूस हैं, ये रूस है। और यदि भारत में प्रति व्यक्ति उपभोग की बात की जाए तो 1.4 मेगावाट हर्ट्ज है। ठीक है, वहीं विश्व में देखे जाए तो ये 3.7 है, जो कि भारत का लगभग 2.5 गुना होता है। अब आप देखेंगे वुमेन बिजनेस एंड द लॉ। ठीक है, ये रिपोर्ट किसने जारी की है, तो ये विश्व बैंक ने जारी की गई है।
इस रिपोर्ट में 2 डाटा दिए गए हैं, WBL1 जिसमें 8 संकेतक है और दूसरा क्या है WBL2 जिसमें 10 संकेतक है। WBL क्या है तो वुमेन बिजनेस एंड लॉ। अब 10 जो WBL2 है इसमें 2 नए संकेतक जुड़े हैं, तो इन 2 का नाम पता होना चाहिए आपको, एक तो सिक्योरिटी और दूसरी देखभाल बच्चों की, ठीक है। अब आप देखेंगे भारत का समग्र स्कोर इस रिपोर्ट में जो है वो 74.4 है। 74 है कि 79? हाँ 74.4 है। अब आप देखेंगे शीर्ष पर बेल्जियम तथा सबसे नीचे वेस्ट बैंक या गाजा है। ये जो रिपोर्ट जारी की गई इसमें कोई रैंकिंग नहीं दी गई, बस एक लिस्ट जारी कर दी गई है, सूची जारी की गई है, उस सूची में कोई रैंकिंग नहीं है। लेकिन आप देखेंगे तो टॉप पे बेल्जियम है और जो एकदम लास्ट में कोई कंट्री है इस लिस्ट में तो वो है आपका गाजा और वेस्ट बैंक। हमारी अगली रिपोर्ट है लैंगिक समानता व बराबरी के लिए वैश्विक गठबंधन, ठीक है। इसको जारी किया है WEF तथा भारत सरकार द्वारा, ठीक है। अब ये वाला आप बहुत इम्पोर्टेंट समझ लीजिए, आप 3 स्टार मार्क कर लीजिए यहाँ पे। यहाँ से क्वेश्चन छपने की संभावना मेरे को बहुत दिख रही है, UPPCS हो, RO हो या BPSC हो। मैं तीनों पेपर की बात कर रहा हूँ, तीनों में किसी भी पेपर में ये क्वेश्चन छप सकता है। अब आप देखेंगे कि इसको जारी ये जो लैंगिक समानता व बराबरी के लिए वैश्विक गठबंधन किया है, इसमें WEF है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और दूसरी संस्था है भारत सरकार। अब भारत सरकार इसमें शामिल हो गया इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आप देखेंगे WEF की ये बैठक कहाँ हुई है तो दावोस स्विट्जरलैंड में। दावोस स्विट्जरलैंड का एक शहर है। आप इसकी थीम भी रट लीजिए, छोटी सी है और ये पूछेगा रीबिल्डिंग ट्रस्ट। ये क्वेश्चन मुझे जो लग रहा है आएगा स्टेटमेंट में और पूछेगा कि लैंगिक समानता व बराबरी के लिए वैश्विक गठबंधन किन 2 के बीच हुआ है, या फिर डायरेक्ट पूछ देगा कि वैश्विक समानता व बराबरी के लिए वैश्विक गठबंधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। और पहला कथन ये WEF तथा भारत सरकार के समग्र प्रयासों द्वारा चालू किया गया है, इसकी थीम ये है। अब उनमें देखना है कि सही है कि गलत है, ठीक। अब हमारा जो देखिए अगली रिपोर्ट है वो है वैश्विक जोखिम रिपोर्ट, WEF द्वारा ये भी जारी की जाती है। अब इसमें देखिए क्या कथन बनेंगे। तो पहला कथन ये है कि गलत सूचना एवं दुष्प्रचार जैसी घटनाएं भारत के संदर्भ में सबसे बड़ा जोखिम है। तो भारत के संदर्भ में सबसे बड़ा जोखिम क्या है तो गलत सूचना व दुष्प्रचार। इसीलिए आप देखेंगे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है उसमें भारत की रैंक 159 पे है। मतलब जो सूचनाओं का प्रसार हो रहा है वो सही है ही नहीं, वो खतरा है भारत के लिए। इसीलिए वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हम लोग इतना नीचे हैं। 180 में अगर आप 159वें नंबर पर हैं तो ये बहुत ही खराब प्रदर्शन है, ठीक। आप देखेंगे सबसे बड़ा वैश्विक जोखिम क्या है, विश्व के लिए सबसे बड़ा जोखिम वो मौसम में चरम परिवर्तन की घटना हो सकता है। मतलब विश्व के लिए सबसे बड़ी अगर देखेंगे प्रॉब्लम तो वो मौसम में चरम परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज वगैरह वगैरह है। लेकिन भारत के लिए दुष्प्रचार और गलत सूचनाएं सबसे बड़ी समस्या बनी हुई हैं। अब आप देखेंगे फोर्ब्स की विश्व में शक्तिशाली महिलाओं की टॉप 100 रिपोर्ट जो है इसमें उर्सुला वॉन डेर लेन जो है ये जर्मनी से है, टॉप पे हैं। क्रिस्टीन लैगार्डे ये फ्रांस से हैं, ये भी टॉप पे हैं। और कमला हैरिस US से, ये भी टॉप पे हैं। ये तीनों राजनीति से संबंधित हैं, ठीक है, पॉलिटिक्स से। अब इंडिया में का कौन सी महिलाएं इस लिस्ट में शामिल है तो इंडिया की 4 महिलाएं इस लिस्ट में शामिल हैं। पहली है निर्मला ताज चाची 32वें नंबर पे, उसके बाद रोशनी नादर 60वें नंबर पे, सोमा मंडल 70वें नंबर पे और किरण मजूमदार साहब 76वें नंबर पे। तो भारत की 4 महिलाएं, निर्मला ताई आप जान ही रहे हैं भारत की वित्त मंत्री हैं, तो इनका टॉप पे होना लाजमी है। अब आप देखते हैं ब्रांड फाइनेंस की IT सर्विसेज 25 रिपोर्ट आई है। अब ये रिपोर्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको जारी किया है एक्सेंचर, ये रिपोर्ट आई है। अब इसमें आप देखेंगे एक्सेंचर जो है ये विश्व का सबसे मूल्यवान IT सेवा ब्रांड है, ठीक है। दूसरे नंबर पे TCS है, ये भारत का है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, तो आप ये याद रखिएगा नाम। उसके बाद आप देखेंगे पिछले 5 वर्षों में सर्वाधिक तेज़ी से वृद्धि करने वाला इन्फोसिस जो है ये शीर्ष 10 में है, ठीक है। और HCL जो है सर्वाधिक तेज वृद्धि करने वाला है, ठीक है। अब शीर्ष 25 में सर्वाधिक तेज़ी से ये जो HCL है ये शीर्ष 10 में सबसे तेज़ी से वृद्धि करने वाला है 16%। और 5 वर्षों में सबसे ज़्यादा वृद्धि तो ये इन्फोसिस
HCL 10 और 25 शीर्ष 25 में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज करने वाला 34% से, तो ये ग्लोबैट है। अब हम देखेंगे ग्लोबल 500 ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी सबसे मूल्यवान ब्रांड क्या है, तो एप्पल, फिर माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजन। अब आप देखेंगे राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा जारी किया गया है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी, तो 1 मार्च 2002 को। ठीक है, अब इस लिस्ट में कौन कौन से हैं जिन्होंने सुधार किया है, तो गोवा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और हरियाणा, इन 4 स्टेट ने 10 अंकों से अधिक का सुधार दर्ज किया है। ये एक महत्वपूर्ण प्रगति है। अब आप देखेंगे वर्ल्ड बेस्ट कंपनीज टाइम मैगजीन के अकॉर्डिंग, तो एप्पल को इन्होंने टॉप पे रखा है, फिर एक्सेंचर है, माइक्रोसॉफ्ट है, BMW ग्रुप है, फिर अमेजॉन है। अगर इंडिया की बात करें तो HCL ठीक है, HCL टेक है, ये है आपका 112 नंबर पे, इन्फोसिस है ये आपका 119 नंबर पे, विप्रो 139 नंबर पे, महिंद्रा 187 और एक्सिस बैंक 504। अब आप देखेंगे हुरून रिच लिस्ट, ये हुरून रिच लिस्ट वगैरह, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं कम रहती हैं, फिर भी आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, तो हुरून रिच लिस्ट जारी किसने किया जाता है, तो हुरून द्वारा जारी किया जाएगा ये। अब अडानी जी जो हैं इसमें भारत में सबसे अमीर हैं, अंबानी जो हैं ये सेकंड नंबर पे है, शिव नाडर जो है ये तीसरे नंबर पे और साइरस पूनावाला चौथे नंबर पर। जोहो जो है, जोहो की राधा वेम्बू सेल्फ मेड सर्वाधिक अमीर भारतीय महिला है, तो इसलिए आप ये नाम याद रखिए। जेप्टो के कैवल्य वोहरा जो है ये सबसे कम उम्र 21 साल में अरबपति बने, तो आप इन दोनों फैक्ट को याद रखने का ट्राई करिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बनने की इस वाली लिस्ट से कम संभावनाएं रहती हैं। अब अगला जो विश्व के सबसे अमीर शहरों की बात की जाए तो हेनले एंड पार्टनर्स ने ये रिपोर्ट जारी की है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स भी जारी करता है। इसमें टॉप पे है न्यूयॉर्क, फिर लॉस एंजल्स, टोक्यो, सिंगापुर, लंदन, मुंबई 24वें नंबर पे और दिल्ली 37वें नंबर पे है। आप देखेंगे ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स जो है ये भी हुरून रिच इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया जाता है, हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी रिच लिस्ट जारी कर रहा था। आप इसमें देखेंगे यूएस में सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न है 703, चीन में 340 और भारत में 67। यूके 4th नंबर पे और जर्मनी 5th नंबर पे है। अब आप देखेंगे शीर्ष यूनिकॉर्न कौन है, तो बाइट डांस चीन का है। ठीक है, फिर स्पेस एक्स यूएस का है, आप ये जानते हैं, एलोन वाला। ठीक, उसके बाद आप ओपन एआई को जानते हो, ओपन एआई के सीईओ कौन है, तो ये सैमुअल आल्ट है, साइमन आल्टमैन। और ये आप देखेंगे कि ये इस बार टाइम सीईओ ऑफ द ईयर भी थे। एंट ग्रुप ये चीन का है। ठीक है, अब आप देखेंगे सभी यूनिकॉर्न का कुल मूल्य जो है वो 5 ट्रिलियन US डॉलर है, जो कि जापान की GDP के बराबर है। अब हम देखेंगे वर्ल्ड एयरपोर्ट्स अवार्ड स्काई ट्रैक्स द्वारा जारी किए जाते हैं। इनमें सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन है, तो हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दोहा, कतर। ठीक, कतर का दोहा में स्थित जो एयरपोर्ट है वो सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा है। अब बेस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया की यदि बात की जाए तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दिल्ली। फिर आप देखेंगे बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट की अगर आप बात करेंगे तो केम्पेगौड़ा, बेंगलुरु का। उसके बाद आप बेस्ट एयरपोर्ट स्टाफ सर्विसेज की अगर बात करेंगे तो इसमें है राजीव गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा, ये हैदराबाद का। अब हम देखते हैं मानव विकास रिपोर्ट जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये जारी किसके द्वारा किया गया, तो UNDP द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब इसमें क्या है, तो 3 संकेतक है, जीवन प्रत्याशा, दूसरा संकेतक क्या है, तो ये शिक्षा सूचकांक है और तीसरा संकेतक है आय सूचकांक। अब ग्लोबल HDI की अगर आप बात करें, ग्लोबल जो पूरे विश्व का HDI वैल्यू है वो 0.739 है, जो कि पिछली रिपोर्ट से केवल बढ़ा है 0.004। ठीक है, अब आप देखेंगे स्विट्जरलैंड इस लिस्ट में टॉप पे है, नॉर्वे सेकंड, आइसलैंड थर्ड। भारत का रैंक जो है वो 134वां है, 134th। और भारत की जो वैल्यू है HDI वैल्यू की यदि मैं बात करूं, ये HDI वैल्यू है 0.644 और पूरे विश्व की कितनी है, तो वो है 7.739। तो ये भारत की विश्व के औसत से कमी है। और इस लिस्ट में जो एंड पे है, सबसे लास्ट में कोई कंट्री है तो 193 नंबर पे है अपना सोमालिया। अब आप देखेंगे असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक भी जारी किया जाता है इसी के द्वारा, किसके द्वारा, तो UNDP के द्वारा।
IHDI बोलते हैं इसको, ठीक है, इंक्लूडेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, इसको बोलते हैं, सॉरी, इनइक्वालिटी इंक्लूडेड बोलते हैं इसको, इनइक्वालिटी इंक्लूडेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और इसमें टॉप पे आइसलैंड है, सेकंड पे नॉर्वे है, थर्ड पे डेनमार्क है। अब हम देखते हैं लैंगिक समानता सूचकांक, ये भी इसी के द्वारा जारी किया जाएगा, UNDP द्वारा, ठीक है, UNDP द्वारा ये भी जारी है, UNDP। इसमें डेनमार्क टॉप पे है, नॉर्वे सेकंड पे है, स्विट्जरलैंड थर्ड पे, और भारत की रैंक 108वीं है। सर्वाधिक असमानता यमन, नाइजीरिया, सोमालिया, चाड तथा अफगानिस्तान में। अब हम देखते हैं HDR की शुरुआत 1990 में किसने की थी, तो महबूब अल हक और अमर्त्य सेन, दोनों नोबेल प्राइज़ विनर्स हैं। ये पाकिस्तान से हैं और ये इंडिया से हैं। तो देख रहे हैं आप, एक भारतीय और एक पाकिस्तानी ने मिलकर क्या बना दिया। अब आप देखेंगे स्टेट स्किल्स रिपोर्ट, ये इस रिपोर्ट में पंजाब टॉप पे है, चंडीगढ़ सेकंड पे है, वेस्ट बंगाल थर्ड पे है, हरियाणा फोर्थ पे है, और आप यूपी की बात करें तो ये है 13वें नंबर पे, ठीक है। बिहार शायद 15 नंबर पर है, 15 नंबर पर है, मेरे को कंफर्म नहीं है ये, उसको मैं देख के आपको कल ज़रूर बता दूंगा, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, मैं आपको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहता हूँ। अब आप देखेंगे हमारा जो अगला वीडियो स्टार्ट होगा वो होगा केंद्रीय बजट और आर्थिक समीक्षा का। हमारा आर्थिक जो पोर्शन था, इकोनॉमिक पोर्शन, उसमें लगभग सारा पोर्शन कंप्लीट हो गया है, बाकी जो सेगमेंट था। अब बचा है आपका बजट और इकोनॉमिक सर्वे, तो ये हम दोनों आपका कंप्लीट करवाएंगे कल एक अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक करिएगा, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई सुझाव देना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप देख रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं आप हमारा चैनल, हमारा हौसला अफजाई कर सकते हैं इसके द्वारा, और देखते रहिए तब तक। और हाँ, एक चीज़ जो अभी चल रही है, आप उससे सब वाकिफ़ हैं, आज मैं बोलना भले ही भूल गया हूँ, आप जान रहे हैं पिछले 2 दिन वीडियो नहीं आया, उसका कारण यही था कि हम लोग जो प्रयागराज में धरना चल रहा है, महाआंदोलन, उसमें शामिल थे। उसके कारण इतनी थकान हो जा रही थी कि हम वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पा रहे थे, इसलिए आपका वीडियो आज आया है। तो आप उस धरने में बराबर समर्थन करिए, आप जितना जा सकते हैं पहुंच सकते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या में पहुंचिए, नहीं तो ऑनलाइन ट्वीट का सहारा ले सकते हैं आप। और देखते रहिए एडू भारत। अगर पेपर पोस्टपोन होता है तो आप सबके लिए, हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि सरकार अपने अड़ियल रवैये के कारण कुछ परिवर्तन नहीं करती है, आयोग 7 और 8 तारीख को पेपर कराने पर आमादा रहता है, तो हमको इसको देखते हुए भी तैयारी अपनी करते रहना चाहिए। तो धीरे धीरे आप लोग पढ़ते भी रहिए और लगे रहिए, देखते रहिए एडू भारत। धन्यवाद। शुभम त्रिपाठी।